अलग अलग ग्रुप बन गए। एक का बिलीव था कि लाइट पार्टिकल से बनी है, तो वो लाइट की पार्टिकल थ्योरी पे बिलीव करते थे। अब आ गई हमारे पास इंसिडेंट रे एंड रिफ्लेक्टेड रे, ये भी वर्टिकल प्लेन में है। तो इस इमेज से हमें ये पता चला कि जब भी लाइट किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर स्ट्राइक होती है तो तीन फिनोमेना पॉसिबल होने वाला हो कि भले इसकी स्किन है बहुत स्मूथ दिख रही है, बट क्या वो स्किन मिरर जितनी स्मूथ है? नहीं है। स्वागत है मेरे प्यारे प्यारे बच्चों का फोटो वेक्टर की कक्षा में। मैं हूं आपका दोस्त, आपका मेंटोर, साइंस का लवर किरण सर। और हां, अगर आप ये सोच रहे हो कि ये वही साइंस का घिसा पीटा वन शॉट है जहां सिर्फ पढ़ाया पढ़ाया और पढ़ाया जाता है, तो लाइट की स्पीड से आप बिल्कुल गलत सोच रहे हो। मैं आपके लिए लेकर आया हूं संकल्प सीरीज, जहां साइंस को पढ़ाया नहीं जाएगा बल्कि एक्सपीरियंस भी कराया जाएगा, जहां हर एक कॉन्सेप्ट को समझाया नहीं जाएगा, विजुअलाइज कराया जाएगा, एक्सपेरिमेंट के साथ आप सभी को फील कराया जाएगा, ताकि हर एक कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में रेंट पर नहीं बल्कि परमानेंट अपना घर बना ले। तो आज हम शुरू करने वाले हैं क्लास 10th फिजिक्स का आप सभी का फेवरेट चैप्टर, जिसका नाम है लाइट। तो मेरे प्यारे बच्चों, क्या आपको भी नोबिता जैसे इस चैप्टर से डर लगता है? न्यूमेरिकल सॉल्व नहीं होते हैं, रे डायग्राम की बहुत प्रैक्टिस की फिर भी याद नहीं हो रहे हैं, आपके पास उन रे डायग्राम्स को याद करने की कोई ट्रिक नहीं है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का टॉपिक छोड़कर जा रहे हो, तो आज के बाद मेरे से पढ़ने के बाद आपको बिल्कुल भी फिक्र करने की जरूरत नहीं है। एक बार यहां से पढ़ने के बाद चाहे सवाल बोर्ड का हो, चाहे हाफ ईयरली का हो, चाहे आपके मिड टर्म एग्जाम का हो, हर एक सवाल आपको हलवा लगने वाला है। सवाल देखते ही आपसे वो सवाल चुटकियों में सॉल्व होने वाला है। मैं तुम्हारे दिमाग में लाइट का ऐसा रिफ्लेक्शन करूंगा कि लाइट भी आकर बोलेगी कि सर मुझे भी समझ आ गया। तो दिमाग की बत्ती जलाकर शुरू करते हैं। अब अगर हमसे पूछा जाए कि व्हाट इज लाइट, तो हम क्या जवाब देंगे? लाइट अगर हमें पूछा जाए कि व्हाट इज अ लाइट, तो हमारा जवाब होना चाहिए लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। आप लोगों ने 9th क्लास में एनर्जी के डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म पढ़े होंगे। कौन से? काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, साउंड एनर्जी, केमिकल एनर्जी। वैसे ही लाइट भी क्या है? एनर्जी का एक फॉर्म है। अब अगर आप इस इमेज को ऑब्जर्व कर पा रहे हो, तो ये हिस्सा है वो कंप्लीटली डार्क है, यहां पे हमें कुछ नहीं दिखाई दे रहा है। बट अगर हम यहां पे देखें तो यहां पे हमें दिखाई दे रहा है। अब इस जगह पे नहीं दिखाई देने का राज है क्या? लाइट। बट अगर हम यहां देखें तो हमारे पास है क्या? सन, और सन से सनलाइट निकल रही है। अब इसी सनलाइट की वजह से हमें ये पेड़ दिखाई दे रहे हैं, रिवर दिखाई दे रही है, स्टोन दिखाई दे रहे हैं, इवन हमें अलग अलग कलर्स भी दिखाई दे रहे हैं। तो कहने का मतलब ये है कि बेटा, भले ही आपके पास आंखें हैं, बट ये आंखें तब तक नहीं देख पाएगी जब तक आसपास क्या ना हो? लाइट ना हो। तो अगर पूछा जाए कि लाइट क्या है, तो लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी विच गिव्स अस sensation of vision, which gives us sensation of vision, जिसकी वजह से हम अपने आसपास की चीजें देख पाते हैं, अलग अलग कलर्स देख पाते हैं। तो लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी which gives us sensation of vision so that we can see the colorful world around us. Done? नेक्स्ट आते हैं हमारे टॉपिक पे प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट के बारे में, कि हमें लाइट के बारे में कुछ पता होना चाहिए। तो जो पहली बात हमें पता होनी चाहिए कि लाइट कभी भी ऐसे टेढ़ी मेढ़ी नहीं चलती है। लाइट ऑलवेज ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट पाथ। लाइट ऑलवेज ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट पाथ। दूसरी बात, अगर लाइट चल रही है, मोशन में है, अगर कोई चीज बोला जाए कि मोशन में है, तो उसकी कुछ ना कुछ स्पीड होगी। तो लाइट की भी क्या होती है? स्पीड होती है। और लाइट की स्पीड होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, यानी एक सेकेंड के अंदर 3 लाख किलोमीटर। अगर तुम अपनी पलकें झपकाओ तब तक तो लाइट होती है वो धरती के 7 चक्कर लगा लेती हैं। एक सेकेंड में 3 लाख किलोमीटर इतना होता है कि वो पूरी धरती के कितने चक्कर लगा ले? 7 चक्कर लगा ले। कितनी देर में?
1 सेकंड से भी कम टाइम में। दूसरा, लाइट अगर चल रही है तो उसके रास्ते में कुछ भी आ जाए, चाहे एयर आ जाए, चाहे वाटर आ जाए, कुछ भी आ जाए, वो हर जगह से पास हो सकती है। इवन वैक्यूम होगा तो वैक्यूम में से भी लाइट पास हो सकती है। तो लाइट किसी मीडियम से भी पास हो सकती है और वैक्यूम में भी पास हो सकती है। तो क्या बताया हमने कि लाइट हमेशा सीधी चलती है, सबसे फास्ट चलती है, इससे फास्ट इस दुनिया में कोई नहीं है, कोई भी लाइट को नहीं पकड़ सकता है। और लाइट कहीं पर भी चल सकती है, चाहे वैक्यूम हो, चाहे कोई मीडियम हो। नेक्स्ट, अब इन इमेजेस को देखते ही तुम्हारे दिमाग में एक ही ख्याल आ रहा होगा कि सर ये वही राक्षस और दानव लोग हैं जिनकी वजह से हमें पढ़ाई करनी पड़ रही है, जिनकी वजह से हमें एग्जाम देने पड़ रहे हैं। तो इन्हीं, राक्षस नहीं बोलेंगे बेटा, साइंटिस्ट बोलेंगे, ठीक है। भले ही तुम लोगों को थोड़ा सा लग रहा है, बट इन्हीं की वजह से तुम्हारा जीवन बहुत अच्छा है। आसपास तुम्हारे लाइट है, मोबाइल तुम चला पा रहे हो, उनके पीछे कोई ना कोई साइंटिस्ट होता है, वो इन्वॉल्व होता है। डन। अब जब लाइट के बारे में साइंटिस्ट को पता चला तो सबने उसके बारे में स्टडी करना स्टार्ट कर दिया और पता करने की कोशिश की कि लाइट बनी किससे है, लाइट की प्रॉपर्टीज क्या क्या होती है, लाइट कौन कौन से फिनोमिना शो करती है। तो साइंटिस्ट का एक ग्रुप था, उनका यह मानना था कि लाइट है वो छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बनी है। जैसे न्यूटन हो गए, आइंस्टाइन हो गए, उनका यह मानना था कि लाइट है वो छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बनी है और इन्हीं छोटे छोटे पार्टिकल्स को क्या नाम दे दिया गया, फोटॉन्स दे दिया गया। और कुछ साइंटिस्ट जैसे कि मैक्सवेल हो गए, हाइगन्स हो गए, उनका मानना था कि लाइट है वो पार्टिकल से नहीं बनी है, लाइट तो वेव से बनी है। लाइट किससे बनी है, वेव। वो भी कौन सी वेव, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। तो अब दो अलग अलग ग्रुप बन गए। एक का बिलीव था कि लाइट पार्टिकल से बनी है, तो वो लाइट की पार्टिकल थ्योरी पे बिलीव करते थे। दूसरा ये मानता था कि लाइट क्या है, एक वेव है, तो वो लाइट की वेव थ्योरी पे बिलीव करते थे। पार्टिकल थ्योरी के बारे में अगर थोड़ा सा मैं तुम्हें बताऊं, तो अगर बताया जाए तो पार्टिकल थ्योरी बनाते हैं कि अगर मान लो कोई हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है, मान लो ये बल्ब है और उससे लाइट निकल रही है, तो अगर बल्ब से लाइट निकल रही है तो ये लाइट है वो छोटे छोटे पार्टिकल्स की फॉर्म में निकलेगी और ये पार्टिकल्स हर डायरेक्शन में क्या हो जाएंगे, स्प्रेड हो जाएंगे। और इन्हीं पार्टिकल्स को क्या नाम दे दिया गया, फोटॉन्स दे दिया गया ना, कि लाइट है वो छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बनी है और इन्हीं छोटे छोटे पार्टिकल्स को क्या नाम दे दिया गया, फोटॉन्स। अगर किसी ऑब्जेक्ट से लाइट निकल रही है तो वो लाइट किस फॉर्म में निकलेगी, इन पार्टिकल्स की फॉर्म में निकलेगी और ये पार्टिकल्स हर डायरेक्शन में स्प्रेड हो जाते हैं और इन पार्टिकल्स के पास होती है कुछ ना कुछ एनर्जी, इन पार्टिकल्स के पास होती है कुछ ना कुछ एनर्जी। डन। ये होती है हमारी पार्टिकल थ्योरी। वेव थ्योरी क्या बताती है कि लाइट है वो वेव से मिलकर बनी है, वो भी वेव कौन सी होती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के बारे में अगर आपने पढ़ा हो तो ये वो वेव होती है जिसको किसी भी मीडियम की जरूरत नहीं होती है, ये वैक्यूम में भी क्या कर सकती है, ट्रेवल कर सकती है, वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव हो गई। यहां तक सही है। तो अब क्या किया जाए, पार्टिकल थ्योरी पे बिलीव किया जाए या फिर वेव थ्योरी पे बिलीव किया जाए। तो फिर हमारे पास क्या हुआ, 1920 के अंदर सारे साइंटिस्ट की एक मीटिंग हुई। आफ्टर 1920 के बाद, जैसे कि हमारे पास डी ब्रोगली आए थे, उन सब ने क्या किया, मीटिंग की और मीटिंग में ये डिसाइड किया गया कि लाइट का किसी एक थ्योरी के ऊपर हमें फोकस नहीं करना है। यानी हमें लाइट को कंप्लीटली पार्टिकल भी नहीं मानना है और कंप्लीटली वेव भी नहीं मानना है। लाइट का तो ड्यूअल नेचर है, लाइट का क्या है, ड्यूअल नेचर है, यानी इसकी ड्यूअल पर्सनालिटी है। इसकी क्या है, ड्यूअल पर्सनालिटी है। मतलब अगर आप चाहो तो लाइट को पार्टिकल मान लो, फोटोन मान लो, और अगर आप चाहो तो लाइट को क्या मान लो, वेव मान लो। आप कंप्लीटली उसको पार्टिकल नहीं मान सकते, कंप्लीटली इसको वेव नहीं मानते। फॉर एग्जांपल, अगर आपको रिफ्लेक्शन जैसे फिनोमिना को अगर समझाना है तो आप मानो कि लाइट किससे बनी है, पार्टिकल से बनी है, वो पार्टिकल कौन से हैं, फोटोन। और अगर आपको इंटरफेरेंस जैसे फिनोमिना, अब ये इंटरफेरेंस बेटा आप लोगों ने नहीं सुना होगा, इसके लिए आपको 12th क्लास पढ़नी होगी अगर आप साइंस लेते हो तो उसलिए। तो इंटरफेरेंस जैसे फिनोमिना को समझाने के लिए आप लाइट को क्या मान लो, एक वेव मान लो, वो भी कौन सी है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। तो लाइट हैज ड्यूअल नेचर, इसकी ड्यूअल पर्सनालिटी होती है, कोई एक पर्सनालिटी नहीं होती है। नेक्स्ट, व्हाट हैपेंस व्हेन लाइट्स फॉल एन ऑब्जेक्ट। अब ये हमारा वो स्टूडेंट है जो क्लास में जैसे ही टीचर या मैम पढ़ाते हैं तो डाउट के लिए हाथ खड़ा करता है। अब या तो क्या होंगे, वो टीचर या मैम उसका डाउट सॉल्व कर देंगे, बट अगर ये बहुत ज्यादा डाउट पूछेगा तो क्या होगा,
कि क्लास को डिस्टर्ब कर रहा है, क्लास से बाहर निकाल दो। तो इसको क्लास से क्या कर दिया गया है, बाहर निकाल दिया गया है, और ये बाहर गार्डन में बैठ के आसपास के लोगों को देख रहा है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे कि अगर मान लो इसके ऊपर लाइट आ रही है, अच्छा लाइट आ रही है तो हमारे पास सन भी होना चाहिए, तो हम पहले बना लेते हैं एक सन। ये हमारा सुंदर सा सन। अब इससे सनलाइट जैसे इस ऑब्जेक्ट के ऊपर स्ट्राइक हुई, तो एक चीज ये हो सकती है कि लाइट है इसकी ऑब्जेक्ट से यानी इसकी सरफेस से टकरा के वापस रिटर्न आ जाए। ये जो फिनोमिना होता है इसको बोला जाता है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, कि लाइट किसी ऑब्जेक्ट या सरफेस से स्ट्राइक हो और स्ट्राइक होकर रिटर्न आ जाए। दैट फिनोमिना इज नोन एज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। अब इसने ग्लासेस पहन रखे हैं ऐसा, अब जो लाइट है वो उसकी आंखों में जा रही है क्योंकि वो आसपास की चीजें देख पा रहा है, तो वो लाइट है वो उस ग्लास के आर पार जा रही है। यानी लाइट जब किसी ऑब्जेक्ट के आर पार जाती है तो इस फिनोमिना को बोला जाता है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, है ना। जैसे तुम अगर कार में बैठे हो तो तुम्हें बाहर की चीजें दिखाई देती है, क्यों? क्योंकि बाहर से लाइट है वो ग्लास के होते हुए क्या हो रही है, तुम्हारे आंखों में आ रही है, कार के अंदर आ रही है। तो वहां पे कौन सा फिनोमिना हो गया, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। अब ये ब्लैक कलर का इसका बैग है, तुम लोगों ने थोड़ा सा ऑब्जर्व किया होगा कि समर में काले कपड़े नहीं पहनने चाहिए, क्यों? गर्मी ज्यादा लगती है। ऐसा क्यों? क्योंकि जो ब्लैक कलर होता है वो लाइट को क्या कर देता है, एब्जॉर्ब कर लेता है। तो ये जो बैग है जैसे ही उसके ऊपर लाइट आएगी तो वहां पर लाइट का क्या हो जाएगा, एब्जॉर्प्शन हो जाएगा। लाइट का क्या हो जाएगा, एब्जॉर्प्शन। तो इस इमेज से हमें यह पता चला कि जब भी लाइट किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर स्ट्राइक होती है तो तीन फिनोमेना पॉसिबल है, इधर लाइट का रिफ्लेक्शन होगा या फिर रिफ्रैक्शन होगा या फिर लाइट का क्या हो जाएगा, एब्जॉर्प्शन हो जाएगा। नेक्स्ट हम पहला फिनोमेना पढ़ने वाले हैं, दैट इज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ये हमने 8th क्लास में पढ़ा है, लोअर स्टैंडर्ड में हमने ये पहले ही पढ़ चुका है। क्या है कि जब भी लाइट होती है किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर फॉल करती है, किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर फॉल करेगी, आ रही है, तो वो उससे वापस क्या हो जाती है, रिटर्न हो जाती है इन द सेम मीडियम। अब कुछ बच्चों को अगर मीडियम के बारे में नहीं पता है तो मीडियम इज अ सब्सटेंस थ्रू विच लाइट ट्रेवल्स। अब जैसे हमारे आसपास क्या है, एयर है और लाइट है, तो लाइट है वो एयर से ट्रेवल हो रही है ना, एयर में मूव हो रही है, तो इसका मतलब एयर हमारा क्या हो गया, मीडियम हो गया। अगर वाटर के थ्रू लाइट पास हो रही है तो वाटर क्या हो गया, मीडियम। और अगर मीडियम नहीं होता है तो फिर क्या होगा, वैक्यूम, जैसे कि स्पेस होता है। तो अगर तुम देखोगे कि ये ग्लास है, ये लाइट है, लाइट अभी कहां से आ रही है, एयर से आ रही है ना। लाइट कहां से आ रही है, एयर से आ रही है, मिरर से टकरा के वापस रिटर्न हो गई और वापस किस में आ गई, एयर में ही आ गई। तो लाइट जब किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर फॉल होती है तो वापस रिटर्न हो जाती है सेम मीडियम में। इस फिनोमेना को क्या बोला जाता है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। व्हेन अ लाइट फॉल्स ऑन एन ऑब्जेक्ट इट रिटर्न बैक टू द सेम मीडियम, दिस फिनोमेना इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन ऑफ। इसको सिंपल वर्ड में बोले तो बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट फ्रॉम अ रिफ्लेक्टिंग सरफेस, बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट फ्रॉम अ रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज नोन एज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन के टाइप्स, अब रिफ्लेक्शन कितने टाइप के होते हैं, तो अभी मेरे को पता है कि सारे लोग इसी को ही देख रहे हैं, पर हमें इस सुंदर कन्या के ऊपर फोकस नहीं करना। ये जो हमारी सुंदर सी कन्या है, इस सुंदर कन्या के ऊपर हमें अभी फोकस नहीं करना है, इसके ऊपर हम आएंगे, बट अभी के लिए हम फोकस कर रहे हैं इस इमेज के ऊपर। तुम कांच में अपने आप को देखते हो तो तुमने देखा होगा कि जो मिरर की जो सरफेस होती है वो फ्लैट होती है और बहुत ज्यादा क्या होती है, स्मूथ होती है। मिरर की सरफेस फ्लैट और क्या होती है, स्मूथ होती है, हाईली पॉलिश्ड हो रही है। तो इसमें क्या होगा कि जैसे ही लाइट रेस मिरर के ऊपर स्ट्राइक करती है, अच्छा कुछ लोगों को रे ऑफ लाइट और बीम ऑफ लाइट में अगर कंफ्यूजन है तो वो मैं सिखा देता हूं। अगर मैं ऐसे स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर रहा हूं तो ये डिनोट करता है रे ऑफ लाइट को और एरो इंडिकेट करता है डायरेक्शन ऑफ लाइट। और ऐसे ही मैं बहुत सारी रे ऑफ लाइट ड्रॉ करूं तो इसको बोला जाता है बीम ऑफ लाइट। तो ये हो गया बीम ऑफ लाइट। तो व्हेन अ पैरेलल बीम ऑफ लाइट स्ट्राइक ऑन अ स्मूथ और पॉलिश सरफेस, तो ये क्या होगी, वापस रिफ्लेक्ट होगी यानी रिटर्न होगी और पैरेलल रहेगी, यानी पैरेलल बीम ऑफ लाइट रिमेन्स पैरेलल आफ्टर द रिफ्लेक्शन। दिस फिनोमिना इज कॉल्ड रेगुलर रिफ्लेक्शन। ये कौन सा रिफ्लेक्शन होता है, रेगुलर रिफ्लेक्शन, जो मिरर में दिखाई देता है। तुमने अगर नोटिस किया होगा कि मिरर में हम वैसे दिखाई देते जैसे हम हैं, मोटे तो मोटे, पतले तो पतले, बदसूरत तो बदसूरत, सुंदर तो सुंदर। क्यों? क्योंकि मिरर में जब लाइट रेस आती है तो पैरेलल आती है और रिफ्लेक्शन के बाद भी कैसी रहती है, वो पैरेलल दिखाई देती है। इस वजह से हमारी इमेज हमें वैसी दिखाई देती है जैसे हमारा ऑब्जेक्ट होता है। तो ये तब होगा जब हमारी सरफेस कैसी होगी, स्मूथ होगी,
जब हमारी सरफेस कैसी होगी, पॉलिश्ड होगी, तो वहां पर होगा रेगुलर रिफ्लेक्शन। अब आ जाते हैं हमारी सुंदर कन्या के ऊपर, जिसका तुम बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। अब ये कन्या सुंदर लग रही है, सुंदरता का राज तुम लोगों को पता है। मैं वो राज नहीं खोलने वाला हूं, मैं तुम्हें पढ़ाई से रिलेटेड इसमें टॉपिक समझाने वाला हूं कि भले ही इसकी स्किन है बहुत स्मूथ दिख रही है, बट क्या वो स्किन मिरर जितनी स्मूथ है? नहीं है। इसकी स्किन थोड़ी सी रफ होगी, थोड़ी नहीं होगी, ज्यादा होगी। तो ये हो गई हमारी रफ सरफेस। अब जैसे ही इस रफ सरफेस के ऊपर पैरेलल बीम ऑफ लाइट आएगी, तो क्या होना चाहिए? क्या लाइट वापस पैरेलल रहेगी? नहीं, वो अलग अलग डायरेक्शन में स्प्रेड हो जाएगी सरफेस रफ होने की वजह से। तो पैरेलल बीम ऑफ लाइट डजंट रिमेन पैरेलल आफ्टर द रिफ्लेक्शन फ्रॉम अ रफ सरफेस। ये जो फिनोमिना होता है इसको बोला जाता है इररेगुलर रिफ्लेक्शन, जिसका एक और नाम है दैट इज डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन। ये तब होगा जब हमारी सरफेस कैसी होगी, रफ होगी या फिर कैसी होगी, अनपॉलिश्ड होगी। रफ होगी या फिर क्या होनी चाहिए, अनपॉलिश्ड होती है। तो व्हेन अ पैरेलल बीम ऑफ लाइट रिमेन्स पैरेलल, रेगुलर रिफ्लेक्शन, पैरेलल बीम ऑफ लाइट डज नॉट रिमेन पैरेलल, इररेगुलर रिफ्लेक्शन। तो अगर तुमने थोड़ा ऑब्जर्व किया हो तो हम अपने आसपास के लोगों को देख पाते हैं। किसकी वजह से? रेगुलर रिफ्लेक्शन की वजह से। ये पेन मुझे दिखाई दे रहा है, कौन सा रिफ्लेक्शन है? रेगुलर रिफ्लेक्शन। क्यों? ऊपर से लाइट आ रही है, लाइट इससे टकराई, रिफ्लेक्शन हुआ, रिफ्लेक्शन होकर कहां पहुंची? मेरी आंखों में पहुंची, तभी तो मुझे ये दिखाई दे रहा है। हमारे आसपास की चीजें हमें क्यों दिखाई देती है? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट की वजह से। अगर तुम्हें अपने आसपास की कोई भी चीजें दिखाई दे रही है, मुझे ये बोर्ड दिखाई दे रहा है, इसका मतलब यहां पर लाइट का क्या हो रहा है? रिफ्लेक्शन। बट कौन सा? इररेगुलर रिफ्लेक्शन। आसपास की चीजें हमें दिखाई देती है किसकी वजह से? इररेगुलर रिफ्लेक्शन की वजह से। नेक्स्ट आता है हमारे पास, नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। अब लाइट भी भले ही कैसी हो, बट वो भी कुछ रूल्स को फॉलो करती है। जैसे तुम लोग हैं वो कुछ रूल्स को फॉलो नहीं कर रही हो। क्या? मैं यहां पढ़ा रहा हूं बट तुम लोग सिर्फ मुझे देख रहे हो। क्या नोट्स बना रहे हो साथ साथ में? और फिर तुम एक्सपेक्ट कर रहे हो कि सर हमें ये चैप्टर समझ नहीं आ रहा है, तो कैसे आएगा बेटा? खाली देखने से अगर समझ आता होता तो बेटा सब कुछ समझ आ जाएगा। तुम्हें नोटबुक निकालनी है, अपने स्टडी टेबल पे बैठना है और मेरे साथ नोट्स बनाने हैं। और जब तुम अपने बनाए हुए नोट्स से पढ़ाई करोगे तो मैं गारंटी देता हूं कि ये चैप्टर तुम्हें बिल्कुल हलवा लगने वाला है। डन? तो नोट्स बनाओ। तो हम थे कहां पर? लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन के ऊपर। पहले हम समझते हैं कि ये हमारी रिफ्लेक्टिंग सरफेस है। ये हमारी क्या है? रिफ्लेक्टिंग सरफेस। पॉलिश हो सकती है, ठीक है, स्मूथ होगी। अब ये लाइट रे आ रही है सरफेस के ऊपर, तो इसको बोला गया इंसिडेंट रे। जो लाइट रेज होती है रिफ्लेक्टिंग सरफेस पे स्ट्राइक होती है उसको बोला गया इंसिडेंट रे। किस पॉइंट पे स्ट्राइक हो रही है इधर? इसको बोला गया पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। अब इस पॉइंट ऑफ इंसिडेंस के ऊपर हमें क्या ड्रॉ करना है? एक परपेंडिकुलर। इस परपेंडिकुलर को क्या बोला गया? नॉर्मल। द नॉर्मल एट पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। अब परपेंडिकुलर तो मैं यहां पर भी ड्रॉ कर सकता था, ये भी परपेंडिकुलर हो गया सरफेस पे, बट हमें परपेंडिकुलर कहां ड्रॉ करना है? पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पे। अब यहां से लाइट स्ट्राइक होके रिटर्न आ गई, इसको बोला गया रिफ्लेक्टेड रे। तो हमारे पास है इंसिडेंट रे, नॉर्मल एट पॉइंट ऑफ इंसिडेंस और रिफ्लेक्टेड रे। तो फर्स्ट लॉ ये बोलता है कि इंसिडेंट रे, फर्स्ट लॉ क्या बोलता है? इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल एट पॉइंट ऑफ इंसिडेंस ऑल लाई इन द सेम प्लेन। ये फर्स्ट लॉ है। दूसरा, इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच का एंगल, द एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल इज नोन एज एंगल ऑफ इंसिडेंस, जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं आई से, एंगल ऑफ इंसिडेंस। डन? And the angle between reflected ray and normal is known as angle of reflection, जिसको हम डिनोट करते हैं स्मॉल r से। तो सेकेंड लॉ ये बोलता है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन आर ऑलवेज इक्वल। दोनों क्या होंगे? हमेशा
इक्वल होंगे। ये दोनों एंगल हमेशा एक दूसरे के क्या आने वाले हैं, इक्वल आने हैं, चाहे हमारी सरफेस स्मूथ हो, रफ हो, फ्लैट हो या फिर कर्व्ड हो। अगर हमारी रिफ्लेक्टिंग सरफेस फ्लैट हो, कर्व्ड हो, रफ हो, स्मूथ हो, डजंट मैटर, आई हमेशा इक्वल होता है किसके, आर के। अब कुछ बच्चों ने सोचा होगा कि सर ये जो आपने बोला है पॉइंट कि ऑल लाई इन द सेम प्लेन, ये तो हमारे टीचर भी हमें बोलते हैं, बट ये टॉपिक, ये जो फ्रेज लिखा हुआ है ये हमें समझ नहीं आ रहा है, ऑल लाई इन द सेम प्लेन, क्या मतलब है इसका। तो हमने स्टार्टिंग में क्या बोला था कि हम यहाँ पर चीजें सिर्फ समझेंगे नहीं, विजुअलाइज भी करेंगे, रट्टा नहीं मारने वाले हैं। साइंस से रट्टा मारने वाला सब्जेक्ट है नहीं। तो इसको समझने के लिए हम एक करेंगे एक्टिविटी। मेरे पास दो मिरर्स हैं, हम दोनों मिरर्स को एक दूसरे के परपेंडिकुलरली अरेंज करते हैं कुछ इस तरह। अब मेरे पास दो प्लेन हो गए, एक ये वर्टिकल प्लेन और दूसरा ये हॉरिजॉन्टल प्लेन। हमारे पास दो रिफ्लेक्टिंग सरफेसेस भी हो गई। पहली रिफ्लेक्टिंग सरफेस है कहां, वर्टिकल प्लेन में, ये वाली। दूसरी रिफ्लेक्टिंग सरफेस कहां है, हॉरिजॉन्टल प्लेन में, ये वाली। तो दो रिफ्लेक्टिंग सरफेसेस हो गई हमारे पास। अब हम लाइट्स को ऑफ करके प्लेन को समझते हैं। ये है हमारा नॉर्मल जो कि वर्टिकल प्लेन में है, क्योंकि ये ऊपर से नीचे आ रहा है। अब आ गई हमारे पास इंसिडेंट रे एंड रिफ्लेक्टेड रे, ये भी वर्टिकल प्लेन में है। इंसिडेंट रे है वो ऊपर से नीचे आ रही है, जबकि रिफ्लेक्टेड रे है वो नीचे से ऊपर जा रही है। और तीनों ही कहां पर है, सेम प्लेन में। तीनों ही कहां पर है, सेम प्लेन में। और वो प्लेन हमारा कौन सा है, वर्टिकल प्लेन। तो मेरे प्यारे बच्चों, आप लोगों ने अभी देखा एक्टिविटी के अंदर कि अगर हमारे पास कोई रिफ्लेक्टिंग सरफेस हो, चाहे वो मिरर हो या कोई और भी रिफ्लेक्टिंग सरफेस हो, और उस रिफ्लेक्टिंग सरफेस के ऊपर अगर कोई लाइट रेज है वो परपेंडिकुलर आ रही है, तो क्या होगा, तो जो रिफ्लेक्टेड रे है वो सेम पाथ से क्या होगी, रिटर्न होगी। तो व्हेन अ रे ऑफ लाइट इंसिडेंट परपेंडिकुलर ऑन अ सरफेस, देन रिफ्लेक्टेड रे बैक अलोंग द सेम पाथ। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये याद रखना है कि लाइट रेज जब परपेंडिकुलर आ रही है किसी सरफेस पे, तो क्या होगा, जो रिफ्लेक्टेड रे होगी वो सेम पाथ पे होगी और डायरेक्शन उसकी ऑपोजिट। ये याद रहेगा। अब देखो, नॉर्मल भी क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है। नॉर्मल भी होता है, वो क्या होता है, हमारी सरफेस के परपेंडिकुलर ही तो होता है। तो ऐसा भी पूछ सकते हैं कि अगर लाइट रेज नॉर्मल के अलोंग आ रही है तो क्या होगा, तो भी वो अपने सेम पाथ को क्या करेगी, रिट्रेस करेगी। सेकेंड, अगर हमें एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन की बात करनी हो, तो अगर हम जनरल सिनेरियो देखें तो ये हमारी रिफ्लेक्टिंग सरफेस हो गई, ये हो गया क्या, हमारा नॉर्मल। और अगर लाइट रेज ऐसे आ रही है तो ये हो गई हमारी इंसिडेंट रे और ये हो गई हमारी रिफ्लेक्टेड रे। ये हो जाएगा हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस और ये हो जाएगा हमारा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। इतना हमें पता है। अब ये एंगल मेजर कैसे होता है वो देखो। एंगल ऑफ इंसिडेंस मेजर होगा नॉर्मल से। ये जो इंसिडेंट रे है, ये वाली रे, इसको मान लो यहां पे नॉर्मल पे, तो यहां से जैसे जैसे इंसिडेंट रे इस डायरेक्शन में आती जाएगी वैसे वैसे एंगल बढ़ता जाएगा। यहां है, फिर यहां 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, यहां तक पहुंचते पहुंचते 90। समझे, यहां से स्टार्ट करना है एंगल, यहां से 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80 करके 90 सारे एंगल। तो जब भी इंसिडेंट रे नॉर्मल पर होगी तो एंगल कितना होना चाहिए, 0 होना चाहिए। तो यहां पे जब होगी इंसिडेंट रे तो 0, फिर 10, 20, 30, 1। तो जैसे जैसे हम इस तरफ बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे हमारा एंगल बढ़ता जाएगा। सेम टू सेम रिफ्लेक्टेड रे में, अगर ये रिफ्लेक्टेड रे नॉर्मल के पास है तो एंगल 0, फिर जैसे जैसे रिफ्लेक्टेड रे ऐसे जाती जाएगी एंगल बढ़ता जाएगा। तो 0, 10, 20, 30, 40। हमारे केस में इंसिडेंट रे एकदम नॉर्मल के ऊपर आ रही है तो एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना होना चाहिए, 0 होना चाहिए। और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन एंगल ऑफ इंसिडेंस के सेम होता है, इसलिए दोनों एंगल कितने आने वाले हैं, 0। तो अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि अगर इंसिडेंट रे नॉर्मल के अलोंग आ रही है तो आई और आर कितना होगा, तो दोनों कितने होने वाले हैं, 0 होने वाले हैं। याद रहेगा। और यही अगर ऐसा आ जाए कि हमारी ये नॉर्मल हो गया, इंसिडेंट रे है, जो हमारी इंसिडेंट रे है वो सरफेस के अलोंग आ रही है, ऐसे आ रही है, तो हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना होना चाहिए, तो एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना होगा, 90 होगा। डन, याद रहेगा। आगे बढ़ते हैं। अब इस इमेज को देख के आपके दिमाग में क्या ख्याल आ रहा है
कि सर ने ये जो इमेज यहां पे दिखाई है वो क्या बताना चाहती है। तो अगर तुम थोड़ा सा देखो तो जब लाइट नहीं थी तो सब कुछ बोरिंग था, यानी रोशनी के बिना आपकी जिंदगी बिल्कुल ही क्या थी, बोरिंग थी। रोशनी वो वाली रोशनी की मैं बात नहीं कर रहा हूं, हम बात कर रहे हैं किसकी, लाइट की। लेकिन जब लाइट आई तो सब कुछ रंग ही रंग हो गए। यानी अगर आपको इतनी कलरफुल दुनिया दिख रही है तो उसके पीछे का रीजन क्या है, लाइट है। अब सवाल ये आता है कि लाइट की वजह से कलर कैसे दिखाई देते हैं। ये जो अलग अलग कलर्स हमें दिख रहे हैं ये लाइट की वजह से कैसे पॉसिबल है। यहां बिल्कुल ब्लैक एंड व्हाइट जिंदगी और यहां पे खुशियों भरी जिंदगी। तो लाइट हमारी जिंदगी में क्या लाती है, खुशियां लाती है। क्यों, क्योंकि हमें अलग अलग कलर दिखाई देते हैं। तो ये कलर क्यों दिखाई देते हैं, क्या उसके पीछे का रीजन है। तो आप लोगों ने पढ़ा होगा बचपन के अंदर कि जो व्हाइट लाइट होती है, कौन सी लाइट, व्हाइट लाइट। वैसे व्हाइट कोई कलर नहीं होता है, तो व्हाइट लाइट आपने पढ़ा होगा कि 7 कलर का कॉम्बिनेशन होता है। याद है कुछ विबग्यो जैसी कहानी, VIBGYOR, विबग्योर। वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज एंड रेड। ये 7 कलर, ये जो 7 कलर्स है, ये 7 कलर्स मिलके क्या बनाते हैं, व्हाइट कलर बनाते हैं। व्हाइट कलर अपने आप में कोई कलर नहीं होता है, 7 कलर मिलते हैं तो जो हमें दिखाई देता है उसको हमने क्या बोल दिया था, व्हाइट। अब मान लो कि अब कुछ लोगों को पूछा जाए कि हमें कलर क्यों दिखाई देते, तो उनका जवाब यही होता है कि सर उसके ऊपर कलर किया गया इसलिए कलर दिखाई देता है। जैसे पूछा जाए ये फोटो फैक्टर में ये जो हमारा लोगो है ये ग्रीन दिखाई दे रहा है, तो क्या बोलेंगे, सर आपने ग्रीन कलर करवाया इसलिए ग्रीन दिख रहा है। बट ऐसा नहीं होता है। जैसे लीफ हमें ग्रीन दिखाई देती है, तो क्या लीफ के ऊपर ग्रीन कलर किया हुआ है क्या, नहीं। अब बोलेंगे सर क्लोरोफिल होता है उस वजह से दिखाई देता है, तो क्लोरोफिल ग्रीन क्यों दिखाई देता है। तो उसके पीछे का रीजन समझो, ये हमारे पास सन है और यहां से व्हाइट लाइट आ रही है, और व्हाइट लाइट में कितने कलर्स हैं, 7 कलर्स हैं, तो ये 7 कलर्स हो गए। अब हमने पढ़ा था स्टार्टिंग में कि जब भी लाइट किसी ऑब्जेक्ट पे स्ट्राइक करेगी तो 3 फिनोमिना हो सकते हैं, रिफ्लेक्शन भी हो सकता है, रिफ्रैक्शन भी हो सकता है और एब्जॉर्प्शन भी हो सकता है। तो ये हमारा लीफ है, वो एक ऑब्जेक्ट हो गया। तो जैसे ही इसके ऊपर व्हाइट लाइट आई, यानी जो 7 कलर्स आएंगे, तो ये लीफ क्या करेगी, ये लीफ करेगी इन 6 कलर्स को एक्सेप्ट ग्रीन एब्जॉर्ब कर देगी। क्या कर देगी, एब्जॉर्ब। कौन कौन से 6 कलर एब्जॉर्ब हो जाएंगे, तो वॉयलेट कलर एब्जॉर्ब हो जाएगा, इंडिगो एब्जॉर्ब हो जाएगा, ब्लू एब्जॉर्ब हो जाएगा, येलो एब्जॉर्ब हो जाएगा, ऑरेंज एब्जॉर्ब हो जाएगा, रेड एब्जॉर्ब हो जाएगा, बट ग्रीन कलर एब्जॉर्ब नहीं करेगा। यानी ये लीफ है, इसको ग्रीन कलर पसंद नहीं है। तो ग्रीन कलर क्या होगा, तो ग्रीन कलर रिफ्लेक्ट हो जाएगा। ग्रीन कलर क्या होगा, इस लीफ से रिफ्लेक्ट हो जाएगा और हमारी आंखों में पहुंचेगा। ये ग्रीन कलर कहां पहुंचेगा, हमारी आंखों में, क्योंकि हमारी आंखों में कैसा कलर आ रहा है, ग्रीन कलर। इस वजह से हमें ये लीफ कैसे दिखाई देती है, ग्रीन दिखाई देती है। इसी तरह से अगर हमारे पास कोई ऑब्जेक्ट है, हमारे पास कोई ऑब्जेक्ट है और वो हमें रेड कलर का दिखाई दे रहा है, कोई ऑब्जेक्ट है वो कैसा दिखाई दे रहा है, रेड दिखाई दे रहा है, तो उसके ऊपर रेड कलर नहीं किया गया है। व्हाइट लाइट आई तो व्हाइट लाइट में कितने कलर होंगे, 7 कलर्स होंगे। उस 7 में से क्या होगा, सारे कलर एब्जॉर्ब हो जाएंगे, बट एक्सेप्ट रेड कलर। रेड कलर एब्जॉर्ब नहीं होगा, रेड कलर क्या होगा, रिफ्लेक्ट होगा, और ये रेड कलर हमारी आईज में आएगा और इसकी वजह से हमें चीजें कैसी दिखाई देगी, रेड दिखाई देगी। तो अगर कोई चीज तुम्हें कलरफुल दिखाई दे रही है, ये ग्रीन दिखाई दे रहा है, तो क्या जवाब दोगे, यहां से व्हाइट लाइट आए, उसमें से 6 कलर एब्जॉर्ब हो गए, बट ग्रीन कलर एब्जॉर्ब नहीं हुआ। और ग्रीन कलर एब्जॉर्ब नहीं हुआ, रिफ्लेक्ट हुआ, रिफ्लेक्ट होकर मेरी आंखों में गया, इस वजह से मुझे कैसा दिखाई दे रहा है, ग्रीन दिखाई दे रहा है। अब थोड़ा सा बेटा दिमाग लगाओ, हम 2 चैप्टर को कनेक्ट कर रहे हैं। फोटोसिंथेसिस हमने पढ़ा था कि फोटोसिंथेसिस होता है वो सनलाइट की प्रेजेंस में होता है। अब सनलाइट में तो कितने कलर होते हैं, 7 कलर होते हैं। तो कौन से कलर में फोटोसिंथेसिस की रेट फास्ट होगी और कौन से कलर में फोटोसिंथेसिस की रेट स्लो होगी। ऐसा सवाल भी पूछ सकते हैं ना, कि हमें पता है कि फोटोसिंथेसिस के लिए सनलाइट चाहिए और सनलाइट में तो 7 कलर होते हैं, हमने पढ़ा अभी। तो किस कलर में फोटोसिंथेसिस फास्ट होगा और किस कलर में फोटोसिंथेसिस स्लो होगा, 2 चैप्टर का मर्ज करके क्वेश्चन आ सकता है बोर्ड में। तो बेटा ग्रीन कलर तो एब्जॉर्ब ही नहीं हो रहा है। हमने पढ़ा था फोटोसिंथेसिस में सनलाइट एब्जॉर्ब होती है, बट हमने यहां पे देखा कि यहां पर तो ग्रीन कलर एब्जॉर्ब ही नहीं हो रहा है।
तो यहां से हमें एक जवाब मिलता है कि ग्रीन कलर में फोटोसिंथेसिस की रेट है वो स्लो होने वाली है। क्यों? क्योंकि ग्रीन कलर तो एब्जॉर्ब ही नहीं होता। तो अब सवाल उठता है कि किस कलर में फोटोसिंथेसिस की रेट फास्ट होगी। तो इस सवाल का जवाब जानने के लिए आपको हमारा लाइव प्रोसेसेस का जो लेक्चर है उसकी जो संकल्प सीरीज आने वाली है उसे देखना जरूर है, वहां पर आपको इस सवाल का जवाब मिलेगा। आगे बढ़े हम। तो अगर पूछे कि हमें कोई कलर क्यों दिखाई देता है तो हम ये बताएंगे कि उसके लिए जो फिनोमिना रिस्पॉन्सिबल है वो है रिफ्लेक्शन। वो कलर रिफ्लेक्ट होकर हमारी आंखों में पहुंचा, इस वजह से हमें वो कलर दिखाई दे। अच्छा, अगर थोड़ा सा आपको याद हो बचपन के अंदर, तो हमारी आंखों में अगर देखा हो तो रेटिना होता है जहां पे इमेज बनती है। आप लोगों को याद होगा कि इमेज कहां बनती है? रेटिना पे। और रेटिना के पास अगर याद हो तो लाइट सेंसिटिव सेल्स होते हैं जिनको रॉड्स एंड कोन्स बोला जाता है। रॉड्स एंड कोन्स बोला जाता है। कुछ याद आ रहा है? 8th स्टैंडर्ड में पढ़ा था, रॉड्स एंड कोन्स होते हैं ऐसा। अब जो कोन्स होते हैं वो ब्राइट लाइट में हमें अलग अलग कलर दिखाई देने में हेल्प करते हैं, जो रॉड्स होते हैं वो डिम लाइट में देखने में हेल्प करते हैं। तो ये हमारी रेटिना है और यहां पर ये जो तुम्हें दिख रहा है ये कोन्स है। ये सब क्या है? कोन्स है। जो कलरफुल तुम्हें दिख रहे हैं कोन्स होते हैं, आरजीबी कोन्स होते हैं। डन। तो जैसे ही हमारी आंखों में रेड लाइट आ रही है तो ये रेड कलर का जो कोन होता है वो एक्टिवेट हो जाता है और हमारे ब्रेन को सिग्नल देता है कि आंखों में रेड कलर आ रहा है। इस वजह से हमें वो चीज कैसे दिखाई देती है? रेड। अगर कोई चीज हमें ग्रीन दिखाई देती है तो जैसे ही ग्रीन कलर हमारी आंखों में आएगा, ये जो ग्रीन कलर का जो कोन होता है वो एक्टिवेट हो जाता है और ब्रेन को सिग्नल देता है कि ग्रीन कलर आंखों में पहुंचा है। तो इस वजह से हमें अलग अलग कलर्स होते हैं वो दिखाई देते हैं बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ लाइट। नेक्स्ट, अब ये इमेज देख के आप लोगों को बहुत हंसी आ रही होगी कि सर आप कुछ भी बोलो, पढ़ाओ आप कैसा भी, पर आप इमेजेस बहुत अच्छी लेके आए हो, है ना? इनको देख के हमें बहुत मजा आ रहा है। तो ये इमेज क्या बताना चाहती है? ये इमेज हमें बताना चाहती है कि ऑब्जेक्ट क्या होता है और इमेज क्या होता है। हम कब से पढ़ रहे हैं ऑब्जेक्ट है ऐसा, इमेज है, ऑब्जेक्ट है, इमेज है। हाँ, मैं इसको देख पा रहा हूं क्योंकि ये क्या है? ऑब्जेक्ट है। क्यों? क्योंकि यहां से लाइट आई, रिफ्लेक्ट हुई, मेरी आंखों में पहुंची, है ना? तो ऑब्जेक्ट किसको बोला जाता है और इमेज किसको बोला जाता है? तो उसको समझने के लिए हम समझेंगे, पहले हम बात करते हैं ऑब्जेक्ट की। ऑब्जेक्ट उसको बोला जाएगा जो लाइट को रिफ्लेक्ट करे। एक तो ये हो गया कि ये है, इस पेन को मैं ऑब्जेक्ट बोलूंगा। क्यों? क्योंकि ये लाइट को रिफ्लेक्ट कर रहे हैं। यहां से व्हाइट लाइट आई, इससे स्ट्राइक हुई, रिफ्लेक्ट करके मेरी आंखों में पहुंची, तो यहां पे लाइट का क्या हुआ? रिफ्लेक्शन। अच्छा, कौन सा रिफ्लेक्शन? इररेगुलर रिफ्लेक्शन। हमें आसपास ऑब्जेक्ट दिखाई देता है किसकी वजह से? इररेगुलर रिफ्लेक्शन की वजह से। तो इसको हमने ऑब्जेक्ट क्यों बोला? क्योंकि ये लाइट को रिफ्लेक्ट कर रहा है, तो ये हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। एक तो ये हो गया। दूसरा ये होता है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट है जिससे लाइट निकल रही हो, उसको भी क्या बोला जाएगा? ऑब्जेक्ट बोला जाएगा। जैसे कि हमारे ये सनी भाई, सनी भाई का मतलब सन, सनी भाई का मतलब सन। सन एक ऑब्जेक्ट है। कैसे? क्योंकि सन से लाइट अराइज होती है। ट्यूबलाइट एक ऑब्जेक्ट होगा, बर्निंग कैंडल एक ऑब्जेक्ट होगा, क्योंकि इन सबसे लाइट अराइज होती है। इन ऑब्जेक्ट को बोला जाता है ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। इन ऑब्जेक्ट को क्या बोला जाता है? ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। क्या बोला जाता है? ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। क्यों? क्योंकि इनसे लाइट अराइज होती है। अब दूसरे कौन से होते हैं जिनसे लाइट अराइज नहीं होती बट लाइट को वो रिफ्लेक्ट करते हैं? जैसे ये कैमरा। कैमरा एक ऑब्जेक्ट है, क्योंकि लाइट को रिफ्लेक्ट कर रहा है, इस वजह से हमें कैमरा दिखाई दे रहा है। तो जो कैमरा है वो हमारा नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट है। कैमरा है वो हमारा नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट है। क्यों? क्योंकि ये लाइट को रिफ्लेक्ट करता है। तो ऑब्जेक्ट किसको बोला जाएगा? उसको ऑब्जेक्ट बोला जाएगा जो लाइट को रिफ्लेक्ट करे या जिससे लाइट निकलती। तो एक हो गया लुमिनस ऑब्जेक्ट, एक हो गया नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट। जैसे ये हमारी रिफ्लेक्शन रानी, तो रिफ्लेक्शन रानी हमारी क्या है? एक ऑब्जेक्ट है। लेकिन रिफ्लेक्शन रानी की इस मिरर के अंदर तुम्हें ये जो छवि दिख रही है ये ऑब्जेक्ट नहीं है, ये जो है ये क्या है? हमारी इमेज है। जो ये मिरर में अपने आप को देख रही है ये क्या है? इमेज है। तो ये रिफ्लेक्शन रानी तो हमारी हो गई ऑब्जेक्ट। क्यों? क्योंकि ये सनलाइट को कोई, अगर तुम्हें याद हो हमने पढ़ा था कि कोई भी इंसान हमें आसपास दिख रहा है वो सब किसकी वजह से दिखते हैं? रिफ्लेक्शन की वजह से। तो ये लाइट को रिफ्लेक्ट कर रही है, इस वजह से ये क्या होगी? ऑब्जेक्ट। पर ये कांच में अपने आप को जो देख रही है वो क्या है? एक्चुअल में इमेज है। अब सिनेमा हॉल में भी आपने देखा होगा स्क्रीन के ऊपर हमें कुछ दिखता है, तो ये भी क्या होती है? इमेज है। ये भी क्या है? इमेज है। सिनेमा हॉल की स्क्रीन में जो तुम्हें दिख रहा है वो क्या है? इमेज है। कांच में तुम जो अपने आप को देख रहे हो वो भी क्या है? एक इमेज है। तो हमारे पास ऑब्जेक्ट हो गया और हमारे पास क्या हो गया?
इमेज हो गया। अब इमेज किसको बोला जाता है? इमेज एक पॉइंट होता है या कोई प्लेस होती है जहां पर लाइट रेज आकर मीट होती है। जैसे अगर तुम यहां पे देखो तो कैमरा से लाइट निकली और ये कैमरा से लाइट निकल के स्क्रीन पे आके क्या हो रही है? मिल रही है। कहां पे आके मीट हो रही है? स्क्रीन पे आके मीट हो रही है। तो क्योंकि लाइट रेज यहां पे आके मीट हो रही है, इसलिए यहां पे क्या बनेगी? इमेज। तो इमेज उस पॉइंट को बोला जाता है जहां पे लाइट रेज आकर मीट होती है। अच्छा, जरूरी नहीं हो कि लाइट आके मीट हो, हमें ऐसा लगे कि लाइट मीट हो सकती है, तो वहां पर भी क्या बन सकती है? इमेज बनती है। अच्छा, इसमें कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं कि सर ये इमेज समझ नहीं आ रहा, लाइट एक पॉइंट पे आके मीट हो रही है। हम एक एक्टिविटी करेंगे अभी, उस एक्टिविटी से आपको जरूर समझ में आ जाएगा कि एक्चुअल में लाइट रेज मीट हो रही है या नहीं हो रही है, क्या होता है। डन? तो डरने की बात नहीं है। अच्छा, ये बताओ, ये जो मून है, मून को हम क्या बोलेंगे? ऑब्जेक्ट बोले या इमेज बोले? तो मून हमारा एक ऑब्जेक्ट है, ल्यूमिनस या नॉन ल्यूमिनस? मून की खुद की कोई लाइट नहीं होती, ये सनलाइट को रिफ्लेक्ट करता है, इस वजह से हमें चमकता हुआ दिखाई देता है। तो मून क्या है? एक नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट हो गया, इसकी खुद की कोई लाइट नहीं होती है। तो हमें एक चीज समझ में आई कि हमारे आसपास या तो ऑब्जेक्ट होता है या हमारे पास इमेज होता है। मैं एक ऑब्जेक्ट हूं क्योंकि मैं लाइट को रिफ्लेक्ट कर रहा हूं, और तुम कैमरा में जो देख रहे हो अपने आप को, वो क्या है? एक तुम्हारी इमेज है। डन? मिरर में जो देख रहे हो वो भी तुम्हारी क्या है? इमेज है। अब तुमने इमेज के बारे में सुना होगा कि रियल इमेज, वर्चुअल इमेज, रियल इमेज, वर्चुअल इमेज, डेफिनेटली आपने सुना होगा अपने टीचर से। अब मैक्सिमम टीचर का जवाब यही होता है कि रियल इमेज वो होती है जिसको हम स्क्रीन पे ऑब्टेन कर सकते हैं, और वर्चुअल इमेज वो होती है जिसको हम स्क्रीन पे ऑब्टेन नहीं कर सकते। सिनेमा हॉल में आप अपने आप को, सिनेमा हॉल में आपको मूवी दिख रही है, वो एक रियल इमेज है, और मिरर में आप अपने आप को देख रहे हो, वो क्या है? एक वर्चुअल इमेज है। क्या हम इसको रियल लाइफ में देख सकते हैं? क्या हम इसको ऑब्जर्व कर सकते हैं? कहने का मतलब ये है कि हमारे पास इमेज है, पर ये दो तरह की इमेज का कॉन्सेप्ट क्यों आया? इमेज इमेज है बस, एक रियल इमेज, एक वर्चुअल इमेज, ऐसा क्यों? तो जो तुम गेमिंग में बिजी हो, है ना, पबजी में, फ्री फायर में ऐसा अपने आप को लगा रखा है, वो तुम्हारी रियल इमेज है ना, अपनी हालत एकदम ऐसी। और गेम के अंदर बिल्कुल प्रो प्लेयर बन के एकदम तुम रेडी हो, वो तुम्हारी कैसी है? वर्चुअल इमेज। क्या तुम हकीकत में वैसे हो जैसा तुम रियल में हो? गेम के अंदर तो तुम एकदम मास्टर हो, फ्री फायर में, पबजी के अंदर सर हमें कोई नहीं हरा सकता, मैं तो प्रो प्लेयर हूं एकदम। पर वो तुम रियल नहीं हो, तुम क्या हो? एक वर्चुअल दुनिया में हो। रियल तो तुम ऐसे हो। ठीक है, तो हमें समझना है कि रियल इमेज और वर्चुअल इमेज में डिफरेंस क्या है, क्यों दो टाइप की इमेज लाई गई है। इसको समझने के लिए हम करेंगे एक एक्सपेरिमेंट, एक एक्टिविटी। तो चलते हैं एक्टिविटी में। यहां हमने लिया है कॉनकेव मिरर, और हमें सामने की तरफ कैंडल की एक इन्वर्टेड इमेज दिख रही है। ये एक रियल इमेज है क्योंकि हम इसे सामने वॉल पर देख पा रहे हैं, यानी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। सेम कैंडल को हम देख रहे हैं कॉनकेव मिरर के अंदर, और हमें कैंडल सीधी दिख रही है जो कि एक वर्चुअल इमेज है। तो अब मैं श्योर हूं कि आप लोगों को रियल इमेज और वर्चुअल इमेज में डिफरेंस पता चला, क्यों हमें रियल और वर्चुअल इमेज पढ़नी है, और रियल इमेज कैसी होती है, वर्चुअल इमेज कैसी होती है, हमें बहुत अच्छे से आइडिया अब हो चुका है। तो थोड़ा सा डिफरेंस देख लिया जाए, तो रियल इमेज तब बनती है जब लाइट रेज एक्चुअली किसी पॉइंट पे आके क्या होती है? मीट होती है। लेकिन वर्चुअल इमेज में ऐसा नहीं होता, लाइट रेज एक्चुअल में मीट नहीं होती। हमें ऐसा लगता है कि लाइट रेज है वो कहीं पे आके मीट हो सकती है, जब हम रे डायग्राम बनाएंगे तब हम ये बताएंगे कि हाँ देखो लाइट एक्चुअल में मीट नहीं हो रही है। जो रियल इमेज होती है वो हमेशा कैसी होगी? इनवर्टेड होगी। रियल इमेज हमेशा कैसी होगी? इनवर्टेड, यानी हमेशा उल्टी बनेगी। जैसे मैं ऑब्जेक्ट हूं तो मेरा सर ऊपर है, पैर नीचे है, लेकिन जो मेरी रियल इमेज होगी वो कैसी होगी? पैर ऊपर, सर नीचे। डन? लेकिन जो वर्चुअल इमेज होती है वो कैसी होती है? इरेक्ट होती है। वर्चुअल इमेज कैसी होती है? इरेक्ट, यानी एकदम सीधी। जब तुम कांच में अपने आप को देखते हो प्लेन मिरर में, तो तुम्हारा सर ऊपर दिखता है तुम्हें इमेज में, और पैर कहां दिखते हैं? नीचे। तो वो इमेज कैसी है? वर्चुअल इमेज है। नेक्स्ट, इसको हम, यानी रियल इमेज को हम स्क्रीन पे ऑब्टेन कर सकते हैं। जैसे सिनेमा हॉल के अंदर जो हमें इमेज दिखती है वो रियल इमेज होती है क्योंकि हम उसको स्क्रीन पे देख रहे हैं। इसको हम स्क्रीन पे ऑब्टेन नहीं कर सकते। ये एक्टिविटी में हमने देखा था कि ये इमेज होती है वो स्क्रीन पे ऑब्टेन नहीं होती है। प्लेन मिरर में जो तुम अपने आप को देख रहे हो वो कैसी है? वर्चुअल इमेज। डन? तो हमें वर्चुअल इमेज और रियल इमेज का जो कॉन्सेप्ट है वो अच्छे से क्लियर हो गया है। अब हम आगे बढ़ते हैं मिरर की तरफ। अब मिरर क्या होता है, मिरर बनता कैसे है, इसे समझने के लिए मुझे लेके आना पड़ेगा एक मिरर। तो मैं लेके आता हूं एक मिरर।
एक मिरर के बनने की शुरुआत होती है कहां से? ट्रांसपेरेंट ग्लास से। मेरे पास ये है, ये एक ट्रांसपेरेंट क्या है? ग्लास है। इसकी दो साइड होगी, एक ये वाली साइड और ये सेकेंड वाली साइड। अगर मान लो मैं ये वाली जो साइड है, इस साइड के ऊपर अगर मैं किसी रिफ्लेक्टिंग मटेरियल की कोटिंग कर दूं, किसी एक साइड पे, इधर दिस वन और दिस वन, अगर मैं यहां पर किसी रिफ्लेक्टिंग मटेरियल की कोटिंग कर दूं, अब कौन सा रिफ्लेक्टिंग मटेरियल लिया जाए? तो हमारे पास जो सबसे बेस्ट रिफ्लेक्टिंग मटेरियल होता है वो होता है सिल्वर। बट सिल्वर की कोटिंग तो हम नहीं कर सकते। कोटिंग करने का मतलब यहां पे मैं एक छोटी सी उसकी लेयर क्या कर दूं, बहुत थिन लेयर इसके ऊपर क्या कर दूं, डिपॉजिट कर दूं। लाइक हम कैसे पेंट करते हैं, पेंट की एक लेयर लगा लेते हैं, सेम उसी तरह से एक साइड के ऊपर अगर मैं सिल्वर की बहुत थिन लेयर यहां पर क्या कर दूं, डिपॉजिट कर दूं। तो सिल्वर की अगर हम यहां पे कोटिंग कर ले एक तरफ इस साइड पे, तो ये वाली साइड, समझे, इस साइड पे अगर मैंने कोटिंग की सिल्वर की, तो जो ये वाली साइड होगी जस्ट उसके ऑपोजिट, कोटिंग कहां की गई है? पीछे की तरफ। तो जो आगे वाली साइड है ये एक रिफ्लेक्टिंग सरफेस के जैसे वर्क करेगी। बट जो सिल्वर होता है उसकी कोटिंग तो हम नहीं कर सकते मिरर के लिए। क्यों? क्योंकि सिल्वर होता है वो बहुत कॉस्टली होता है। तो उसका ऑल्टरनेटिव क्या है? तो हमारे पास उसका ऑल्टरनेटिव है निकल, बट वो भी बहुत कॉस्टली होता है। तो सिल्वर और निकल होते हैं ये बेस्ट रिफ्लेक्टर होते हैं लाइट के। सिल्वर सबसे बेस्ट हो गया ऐसा, बट इनके अलावा कोई ऑप्शन है जो थोड़ा सा अफोर्डेबल हो, तो हमारे पास होता है एल्यूमिनियम। तो जो नॉर्मल मिरर्स हम यूज करते हैं वहां पर किसकी लेयर होती है? एल्यूमिनियम की। तो हमने क्या किया, जो हमने ग्लास था, ग्लास की एक साइड के ऊपर हमने क्या किया, एल्यूमिनियम की लेयर डिपॉजिट कर दी। जो दूसरी साइड होगी वो क्या करेगी? एज अ रिफ्लेक्टिंग सरफेस वर्क करेगी। अब ये जो हमने कोटिंग की है किसी रिफ्लेक्टिंग मटेरियल की, ये कोटिंग समय के साथ यानी टाइम के साथ क्या हो सकती है? हट सकती है। तो उस कोटिंग को प्रोटेक्ट करने के लिए हम इसके ऊपर क्या लगा लेते हैं? पेंट लगा लेते हैं। पहले हमने क्या किया, रिफ्लेक्टिंग सरफेस की, रिफ्लेक्टिंग मटेरियल की क्या की हमने? कोटिंग कर ली। फिर उसको प्रोटेक्ट करने के लिए हमने क्या कर दिया? एक पेंट लगा दिया। यूजुअली ये जो पेंट होता है वो होता है लीड ऑक्साइड का, लीड ऑक्साइड का। तो कुछ इस तरह से ये जो आप मिरर देख रहे हो और ये वाली साइड देख रहे हो, दो साइड हो गई। एक ये वाली साइड जिसमें आपको अपना चेहरा दिखेगा, और ये सेकंड वाली साइड। ये जो कलर तुम्हें दिख रहा है ये एक्चुअली इसके ऊपर पेंट किया गया है। और ये पेंट किसका होता है? लीड ऑक्साइड का। और इस पेंट से पहले क्या किया गया था? इस पेंट से पहले रिफ्लेक्टिंग मटेरियल की कोटिंग की गई। तो पहले रिफ्लेक्टिंग मटेरियल की कोटिंग की गई जो कि हमारा एल्यूमिनियम होता है, और उसको प्रोटेक्ट करने के लिए इसके ऊपर क्या कर दिया गया? पेंट कर दिया गया। किसका? लीड ऑक्साइड का। तो ये जो ऑपोजिट साइड है यानी ये वाली साइड, ये क्या करेगी? एक रिफ्लेक्टिंग सरफेस के जैसे वर्क करेगी जिसमें हम अपना चेहरा देख सकते हैं। अंडरस्टूड? डन। तो आपको अभी पता चला कि मिरर बनता कैसे, मिरर क्या होता है। तो अगर पूछा जाए मिरर क्या है, तो मिरर एक स्मूथ और हाईली पॉलिश्ड रिफ्लेक्टिंग सरफेस है। तो मिरर का हमें आइडिया लगा कि मिरर कैसे बनता है और मिरर होता क्या है। तो अगर पूछे कि मिरर क्या है, तो मिरर एक स्मूथ हाईली पॉलिश्ड रिफ्लेक्टिंग सरफेस है। एक स्मूथ और हाईली पॉलिश्ड रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, उसको हमने क्या नाम दे दिया? मिरर। मिरर जनरली दो टाइप के होते हैं। प्लेन मिरर, प्लेन मिरर उसको बोला जाता है अगर हमारी रिफ्लेक्टिंग सरफेस एकदम फ्लैट हो, हमारी रिफ्लेक्टिंग सरफेस क्या हो? एकदम फ्लैट हो, तो उसको क्या बोला गया? प्लेन मिरर। और यही हमारी रिफ्लेक्टिंग सरफेस कैसी हो? कर्व्ड हो। क्या हो? कर्व्ड हो, तो उसको क्या बोला जाएगा? रिफ्लेक्ट स्फेरिकल मिरर। क्या बोला जाएगा? स्फेरिकल मिरर। अब देखो यहां पे मैं ये जो डायग्राम बना रहा हूं इसे थोड़ा समझते हैं। ये जो मैं पीछे से डैश डैश कर रहा हूं इसको बोला जाता है हैचिंग। क्या बोला जाता है? हैचिंग बोला जाता है। ये इंडिकेट कर रहा है कि इस सरफेस पे, ये वाली सरफेस है, यहां पर रिफ्लेक्टिंग सरफेस की, रिफ्लेक्टिंग मटेरियल की कोटिंग की गई है। रिफ्लेक्टिंग मटेरियल की कोटिंग, और उसके ऊपर क्या लगाया गया है? पेंट। और ये जो हमारी सरफेस है ये वाली, ये हमारी रिफ्लेक्टिंग सरफेस है। ये हमारी क्या है? रिफ्लेक्टिंग सरफेस है। यानी लाइट रेज यहां आएगी ऐसे, और ऐसे स्ट्राइक होकर ऐसे रिटर्न होगी। समझ गए?
तो यहां पर ये वाली जो साइड है ये है हमारी रिफ्लेक्टिंग सरफेस, ये है हमारी रिफ्लेक्टिंग सरफेस। इसमें ये वाली जो साइड है वो क्या है, हमारी रिफ्लेक्टिंग सरफेस है। और ये जो साइड है, ये वाली जो साइड, यहां पे किया गया है रिफ्लेक्टिंग मटेरियल की कोटिंग, और उसके ऊपर क्या लगा दिया गया है, पेंट लगा दिया गया। डन। और ये जो डैश डैश ड्रॉ करते हैं इसको बोला जाता है हैचिंग। डन। आगे बढ़ते हैं। इमेज फॉर्मेशन बाय प्लेन मिरर। अब जो हमारा प्लेन मिरर है उसमें हमें जो इमेज दिखती है वो हमारी है सब, उसके बारे में हमें पढ़ना है। तो जो प्लेन मिरर होता है, जो ये इमेज बनाता है, ये हमने अभी पढ़ा था कि ये जो इमेज होती है वो कैसी होती है, वर्चुअल होती है। कैसी होती है, वर्चुअल। और हम तुमने देखा होगा ऑब्जेक्ट अगर सीधा है तो इमेज भी कैसी बनती है उसकी, सीधी, यानी इरेक्ट बनती है। इतना हमें पता है सब। तो जो प्लेन मिरर होता है, अगर वो इमेज बना रहा है उसका हमें डायग्राम बना के दिखाना हो तो हम कैसे बनाएं? तो पहले हम बनाएंगे क्या, एक मिरर। ये रहा हमारा क्या, प्लेन मिरर। और यहां पे हम कर लेते हैं हैचिंग। ठीक है। तो ये वाली जो साइड होती है ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस होगी, ये हमारी क्या हो गई, आर एस, यानी रिफ्लेक्टिंग सरफेस। डन। अब हम बनाते हैं ऑब्जेक्ट। जो ऑब्जेक्ट होता है उसको हम बनाते हैं एक एरो से। ये जो एरो है, यहाँ पे ये जो पर्सन है ये एक ऑब्जेक्ट है। तो इसको बनाया कैसे जाए, तो उसको बनाने के लिए हमें जरूरत होती है किसकी, एक एरो की। तो एरो इंडिकेट करता है कि ये हमारा क्या है, ऑब्जेक्ट है। अब ऑब्जेक्ट होता है, उससे या तो लाइट रेस अराइज होगी या लाइट रेस रिफ्लेक्ट होती है। तो मान लो कि इससे लाइट निकल रही है, रिफ्लेक्ट हो रही है, तो ये लाइट रे ऐसे गई। अच्छा, कलर चेंज कर लेते हैं। ये यहां से ऐसे लाइट निकल रही है। डन। और देखो मैंने लाइट रेस कैसे बनाई है, सरफेस के परपेंडिकुलर। तो हमने क्या पढ़ा था कि जब भी लाइट रेस सरफेस के परपेंडिकुलर आती है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस के परपेंडिकुलर आ रही है, तो सेम पाथ से क्या हो जाएगी, रिटर्न हो जाएगी। बट ये लाइट रेस अगर आगे जाती तो कैसे जाती, तो ये कुछ ऐसे आगे जाती, जा नहीं रही एक्चुअल में, हम ऐसा मान रहे हैं कि ऐसे आगे जा सकती थी अगर ये रिटर्न नहीं आती तो। डन। अब मान लो कि एक ऑब्जेक्ट से सीधी लाइट रही है, अलग अलग डायरेक्शन में लाइट जा सकती है। तो यहां से मान लो कि लाइट रेस ऐसे जा रही है इस डायरेक्शन में, तो क्या होगा, रिफ्लेक्ट होके वापस रिटर्न आएगी। तो ये क्या होगा, ये रिफ्लेक्ट होके क्या आ गई, ऐसे रिटर्न आ गई। बट अगर मैं इसे पीछे ले जाता तो ये पीछे कुछ ऐसे जाती, ये एक्चुअल में गई नहीं है। बट अगर ये लाइट रेस ऐसे रिफ्लेक्ट होके आ रही है तो हम ऐसा अज्यूम करते हैं कि ये लाइट रेस अगर सीधी सीधी आ रही है तो कहां से आ रही होती, तो अगर ये लाइट रेस सीधी सीधी आ रही है तो शायद यहां से आती हुई हमें दिखती। अब अगर मैंने देखा है कि इसको मैंने ऐसे पीछे की तरफ ड्रॉ किया, इसको भी मैंने पीछे की तरफ ड्रॉ किया, ये एक्चुअल में लाइट रेस उधर जा नहीं रही है, ये आते हुए नहीं दिख रही है, हमने ऐसा माना है। तो ये दोनों लाइट रेस कहां मीट हो रही है, यहां पे कहीं मीट हो रही है। जहां पे लाइट रेस मीट होती है, अपीयर टू मीट होती है, वहां बनती है क्या, हमारी इमेज। तो यहां पे हमें क्या दिखाई देगी, हमारी इमेज दिखाई देगी। क्या लाइट रेस एक्चुअल में यहां पे आके मीट हो रही है, नहीं, ये हमने अज्यूम किया है कि अगर ये लाइट रेस सीधी सीधी जाती तो शायद यहां जाके क्या हो सकती थी, मीट हो सकती थी। एक्चुअल में मीट नहीं हो रही है। इसलिए यहां पे जो इमेज बनती है वो इमेज कैसी होती है, वर्चुअल हो रही है, क्योंकि लाइट रेस एक्चुअल में मीट नहीं हो रही है। तो इमेज कौन सी होती है, वर्चुअल इमेज। तो ये जो तुम इमेज देख रहे हो ये एक्चुअल में क्या है, एक वर्चुअल इमेज है। डन। तो ऐसा कुछ डायग्राम बनता है। अब देखो यहां पे एक और चीज समझनी है, इमेज बनाने के लिए हमें मिनिमम 2 रेज ऑफ लाइट चाहिए। अगर तुमने देखा होगा तो मैंने इस ऑब्जेक्ट से 2 लाइट रेज निकाली, एक लाइट रेज ऐसे गई और दूसरी लाइट रे ऐसे गई। तो इमेज बनाने के लिए मिनिमम कितनी लाइट रे चाहिए, 2 रे ऑफ लाइट चाहिए। याद रहेगा। अब ये जो इमेज बनी है इसकी क्या खासियत है वो पढ़ लेते हैं। तो हमने पढ़ा कि हमेशा कैसी होगी, वर्चुअल होगी। जो इमेज बनेगी वो हमेशा कैसी होगी, वर्चुअल होगी और इरेक्ट होगी। जो इमेज की साइज होगी वो सेम ऑब्जेक्ट की साइज के बराबर होगी। हम जितने बड़े हैं, हमारी हाइट जितनी होगी, हमारी लेंथ जितनी होगी, हमारी मोटाई जितनी होगी, वैसी हमारी इमेज दिखेगी। मोटे तो मोटे दिखेंगे, पतले तो पतले दिखेंगे, सेम साइज की इमेज बनेगी। जितना दूर हमारा ऑब्जेक्ट होगा, यानी ये हमारा ऑब्जेक्ट है, अगर हम थोड़ा सा देखें, ये जो डिस्टेंस है ये है ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस किससे, मिरर से। और ये जो डिस्टेंस है ये है इमेज की डिस्टेंस किससे, मिरर से। मान लेते हैं ये x है और ये क्या है, y है। तो x क्या है, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम मिरर, और y क्या है, डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम मिरर। और ये x और y हमेशा क्या होने वाले हैं, सेम होने वाले हैं।
यानी ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस और इमेज की डिस्टेंस फ्रॉम मिरर ऑलवेज सेम। तो ऑब्जेक्ट और मिरर ऑब्जेक्ट और इमेज होते हैं वो मिरर से सेम डिस्टेंस पे होते हैं। और जो इमेज होती हैं वो होती हैं लेटरली इन्वर्टेड। जो इमेज बनती हैं वो कैसी होती हैं? लेटरली इन्वर्टेड। तो कितनी प्रॉपर्टीज पढ़ी? 5। वर्चुअल, इरेक्ट, सेम साइज की, सेम डिस्टेंस से बनेगी और क्या होगी? लेटरली इन्वर्टेड। अब ये लेटरली इन्वर्टेड का मतलब क्या होता है? तो लेटरल इन्वर्जन के बारे में आपने पढ़ा होगा कि अगर तुम देखो ये ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट है, ये इसका राइट हैंड है, देख रहा है, ये मेरा राइट हैंड है, ये राइट हैंड है, ये इसकी इमेज है। इमेज में कौन सा दिख रहा है? इमेज में ये लेफ्ट हैंड दिख रहा है। तो व्हेन राइट साइड ऑफ एन ऑब्जेक्ट बिकम्स लेफ्ट साइड and the left side of the object becomes right side, this phenomena is called lateral inversion। तभी तुमने देखा होगा कि जो एम्बुलेंस होती है उसमें कुछ एम्बुलेंस इस तरह से लिखा हुआ होता है, एकदम करेक्ट नहीं लिखा होता है। ये इमेज होती है वो लेटरली इन्वर्टेड होती है। जब इसको इसके पीछे या इसके आगे, इसके आगे, पीछे नहीं बोलेंगे, इसके जो आगे है, जो गाड़ी चल रही है, उसका जो साइड व्यू मिरर होगा या जो रियर व्यू मिरर होगा, उसमें इसकी लेटरल इन्वर्जन इमेज, लेटरली इन्वर्टेड इमेज दिखेगी। तो उसमें एक्यूरेटली क्या लिखा हुआ मिलेगा? एम्बुलेंस लिखा हुआ। तो ये जो इमेज होती है, जो एम्बुलेंस लिखा हुआ है, ये एक्चुअली लेटरली इन्वर्टेड लिखा होता है ताकि इसके आगे जो गाड़ी चल रही है उसके साइड व्यू मिरर के अंदर वो वापस लेटरली इन्वर्टेड दिखे तो हमें एकदम परफेक्ट पढ़ने में दिखाई दे। तो ये लेटरल इन्वर्जन होता है, ये आप लोगों ने पढ़ा है। बस यहां तक ही था हमारा सफर इस लेक्चर फर्स्ट के अंदर। इस लेक्चर के अंदर हमने लाइट के बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट सीखे हैं। आई होप कि आप सभी को वो सारे कॉन्सेप्ट समझ में आए होंगे। हमने एक्टिविटीज की थी, वो सारी एक्टिविटीज के हेल्प से आपको समझ आया होगा। और इसी तरह से हम अपने नेक्स्ट लेक्चर को भी शुरू करने वाले हैं, उसे भी फुल ऑफ एक्सपेरिमेंट से भरने वाले हैं ताकि कोई भी कंफ्यूजन आपके दिमाग में नहीं हो। तो यहीं तक था इस लेक्चर में आप लोगों के साथ मेरा सफर। मिलते हैं नए लेक्चर में।